साथ बात करूंगा। दोस्तों, मेरा मन था कि मैं कोरोना संक्रमण की चपेट से उबरने के बाद देशवासियों से बात करूं कि कोरोना से बचाव कैसा किया जा सकता है, कोरोना संक्रमण के विस्तार से कैसे रोका जा सकता है। और जिस तरीके की देश के अंदर दशा हो चुकी है, लोगों टीके नहीं लग पा रहे, जांच नहीं हो पा रही है, जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटलों की चौखटों पर प्राण निकल रहे हैं लेकिन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, और हॉस्पिटलों में भर्ती होने के बाद कब आपकी प्राणवायु छीन ली जाए और मरने के बाद शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल पा रही है और जलाने के लिए लकड़ियां नसीब नहीं हो पा रही हैं। लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार की बजाय उनको नदियों में ठिकाने लगाना पड़ रहा है या रेत में छिपाना पड़ रहा है। दोनों जगह कुत्ते और जंगली जानवर खा करके आदमखोर बन रहे हैं। हम ऐसे वैज्ञानिक युग में पहुंच करके ऐसी दशा में पहुंच चुके हैं जहां देशवासियों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। इस सब मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से यदि सवाल करोगे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, तो मोदी की पुलिस गिरफ्तार करती है, 25 गरीब लोगों को जेल में डाल दिया है। और योगी आदित्यनाथ का आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में यदि कहा गया ऑक्सीजन नहीं है तो गिरफ्तारी, एम्बुलेंस नहीं आई तो गिरफ्तारी, बेड नहीं मिला तो गिरफ्तारी। और आप समझ लीजिएगा कि दवा की कालाबाजारी के खिलाफ आवाज उठाई तो गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके बाद तय हुआ कि इस प्रकार सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी का सिलसिला रुकना चाहिए। तो अब योगी सरकार ने नया तरीका अख्तियार कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थनगर जिले का, उत्तर प्रदेश का डुमरियागंज तहसील का। वहां पत्रकार अमीन फारूकी ने लॉकडाउन के बीच में एक वृद्ध महिला जो सब्जी बेच रही थी, किस तरीके से एसडीएम और योगी आदित्यनाथ की पार्टी के गुंडों ने बेरहमी से मारा, अमीन फारूकी ने इसे उजागर किया। दूसरी घटना, लॉकडाउन के बाद वहां पर हिंदू युवा वाहिनी के समर्थकों के ढाबे चल रहे थे और बाकी सबकी दुकानें बाजार बंद था, इसका एक्सपोज किया। और 13 मई को ऑक्सीजन प्राणवायु जिसको मैं कहता हूं छीनने के बाद 8 लोगों की जान चली गई, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने कहा नरसंहार। और उस नरसंहार की पोल खोल जब अमीन फारूकी ने की तो कल डुमरियागंज के बेवा में 50 कोविड बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन था और वहां पर स्वास्थ्य मंत्री भी आए हुए थे। और वहां पर वहीं डुमरियागंज का विधायक जो हिंदू युवा वाहिनी का नेता भी है राघवेंद्र प्रताप, ये सब भी थे। और योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले पत्रकार अमीन फारूकी को जानबूझ करके उद्घाटन का समय गलत बताया गया। उद्घाटन 12 बजे किया गया लेकिन उद्घाटन का समय बताया गया कि उद्घाटन 1 बजे होगा। और जब अमीन फारूकी अपना कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो सबसे पहले डुमरियागंज के एसडीएम त्रिभुवन प्रसाद ने गाली देते हुए कहा अमीन फारूकी को, मैं जोर देकर बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ नार्को टेस्ट कराना इस व्यक्ति का, एसडीएम का। उसने गाली देते हुए कहा कि इस प्रकार की रिपोर्टिंग क्यों करते हो। और फिर अमीन फारूकी ने कहा कि यदि मेरी रिपोर्टिंग गलत है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। और तब हिंदू युवा वाहिनी का नेता योगी आदित्यनाथ का खास व्यक्ति राघवेंद्र प्रताप सिंह धमकाता है और इसके बाद इनके गुंडे एसडीएम का और विधायक के इशारे पर हमला कर देते हैं। उस पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर देते हैं और बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे डुमरियागंज थाने के पुलिस उठाकर ले जाती है। 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अवैध हिरासत में रखा जाता है, भूखा और प्यासा। सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह जानकारी मुझे हुई तो मैंने तत्काल लखनऊ से हमारे जैनाब सिद्दीकी से बात की, हमारे साथी से,
और उनकी मदद से मैं सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज के क्षेत्र में अमीन फारूकी पत्रकार का नंबर ले पाने में सफल हुआ। और जब मैंने अमीन फारूकी से बातचीत की तो अमीन फारूकी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे थाने में रखा गया है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा मुझे थाने का नंबर दीजिए। दद्दन तो वहां पर एसआई है, उसका नंबर दिया गया। दीपक मीणा है जो डीएम, उनका नंबर दिया गया। एसएसपी अभिलाष त्रिपाठी का नंबर दिया गया। मैंने डीएम को फोन किया, 2 बार दीपक मीणा को मैंने फोन किया और मैंने कहा कि पत्रकार को विधायक और एसडीएम ने धमकी दी और उसके बाद इनके गुंडों ने उस पर हमला किया। वो थाने में बैठा हुआ है, उसका मेडिकल होना चाहिए, उसकी शिकायत दर्ज होनी चाहिए कि एसडीएम ने उसे गाली दी, रिपोर्टिंग को लेकर के धमकी दी। विधायक ने और उनके गुंडों ने फिर पीटा है। हर उल्टा हो रहा है। और मैंने जब एसएसपी अभिलाष त्रिपाठी से बात की तो अभिलाष त्रिपाठी ने कहा कि ये पत्रकारों के साथ हमला है। कोई 100 नंबर का चैनल उन्होंने बताया। मैंने कहा अभिलाष त्रिपाठी, मैं एक एक उन गुंडों का जो योगी आदित्यनाथ और उसके हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे हैं उनके नाम और पते और फोटो डिटेल निकलवा सकता हूं। दिल्ली में बैठ करके जब मैं फारूकी का फोन नंबर लेकर बात कर सकता हूं तो समझो। उसके बाद एसएसपी बोला कि इनकी लिखित शिकायत आनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए आपके साथ कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश का ऑक्सीजन, आपको पता होगा इस साल की शुरुआत में 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेश बेचा और हमारे देश के नागरिक बगैर ऑक्सीजन के प्राणवायु उनके हिस्से की बेची गई, तड़प तड़प करके मरते रहे। आपको यह भी जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हमारे देश से हमने 6.5 करोड़ टीके विदेश भेज दिए हैं। और आप समझ लीजिएगा हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में आकर के लोगों की जान जा रही है। देशवासियों का कोरोना का वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। और ऐसे में मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, ऐसा सवाल करने वालों को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। मैं चुनौती देता हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। मैं बार बार कहूंगा, नरेंद्र मोदी, तुमने हमारे देश के लोगों की प्राणवायु दलाली खाकर लोगों को मरवाने के लिए ऑक्सीजन विदेश क्यों भेज दी और हमारे देश की कोरोना की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, ये सवाल करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, महत्वपूर्ण, इसको आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे देशवासियों कि असल मसला क्या हो रहा है। आप सब लोगों को जानकारी है कि दैनिक भास्कर ने 1140 किलोमीटर की यात्रा की गंगा की, जहां पर 2100 उनको दिखे हैं और लाखों हजारों की संख्या में ऐसे 100 भी होंगे जो अभी फूल करके ऊपर नहीं आए। तो आप समझ लीजिएगा कि मोदी के शासन में हो ये गया है कि ना आपको एम्बुलेंस मिलेगी, ना हॉस्पिटल में उपचार मिलेगा, ना आपकी देह पर टीका लगेगा, ना शमशान घाट में आपको जलाने की लकड़ी मिलेंगी। और नदियों में कुत्ते हमारे देश के इंसानों का मांस खा रहे हैं और जो रेत में छिपाए गए उनको जंगली जानवर कुत्ते ढूंढ ढूंढ करके खा रहे हैं। हमारे देश के अंदर आंकड़ों की मैं बात करूंगा, किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। आंकड़ों की बात, 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में और 8 विधायकों की जान जा चुकी है। 2% संख्या, 2%, 100 में 2 विधायकों की मौत उत्तर प्रदेश में कोरोना से हो चुकी है। तो आंकड़ा लगाइए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमारे को जानकारी दी। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं अभी आपको, और वो जिक्र करना चाहता हूं मैं गुजरात का। गुजरात में 71 दिन के अंदर, आप सब लोगों ने, आपके पास होगा, दैनिक भास्कर ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 71 दिन के अंदर 1,23,000 मृत्यु प्रमाण पत्र गुजरात की सरकार, गुजरात के नगर निगम ने बना करके लोगों को दिए हैं और सरकार कह रही है कि 4,000 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ 42 लाख है और चंद मृत्यु दिखाई जा रही है, जबकि 2%। मैं ये बात इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूं कि विधायकों की मौत यदि 2% हुई है तो ये विधायकों की आयु 55 से लेकर के और 65-70 तक के होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे दोस्तों ने
इसके अलावा मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आज हो क्या रहा है, जमीनी हकीकत को जो पत्रकार उजागर कर रहे हैं, उन पत्रकारों की पत्रकारिता रोकने के लिए, ताकि ये जमीनी जानकारी दुनिया तक न जा सके, बेनकाब न हो सके, तो अमीन फारूकी पर हमला कराया गया है। हमारे अमूल्य निधि हमारे दोस्त हैं जो स्वास्थ्य को लेकर काम करते हैं मध्य प्रदेश, उनसे मैंने मदद ली। उन्होंने कहा 60 से बड़ी आयु के लोगों की संख्या 10% है और हमने उसका आधा किया 5%। लेकिन मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं, जिस हिसाब से 400 विधायकों में 8 विधायक कोरोना से मरे हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख से कम किसी भी कीमत में नहीं हो सकती है। नोएडा जो दिल्ली के नजदीक के गांव हैं, लोग पेड़ों के ऊपर किस तरीके से पेड़ों के नीचे बैठ के अपना उपचार करा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो ईमानदार पत्रकारों पर हमले करा के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। हमारे गांव में देखिए क्या क्या हो रहा है, बगैर टेस्टिंग के लोगों को भगवान ऊपर वाले के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपके माध्यम से, जहां तक मेरी बात, क्योंकि ईमानदार पत्रकारों को पत्रकारिता नहीं करने दी जा रहे, अमीन फारूकी पर जिस तरह की मारपीट की गई है, अमीन फारूकी का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको बताता हूं, दीपक मीणा ने, लेकिन क्या शर्त पर हुआ? शर्त यह रखी डीएम ने, दीपक मीणा की शर्त यह थी कि 323, 352, 504, 506 के तहत मुकदमा तब दर्ज हो सकता है जब आप गजटेड अधिकारी एसडीएम का नाम इससे हटा दो। तो त्रिभुवन प्रसाद का नाम और एमएलए का नाम जानबूझ करके बाहर करा दिया गया। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं डीएम मीणा को, मैं एसएसपी त्रिभुवन प्रसाद को, वहां दद्दन जो बैठा उसको, मैं कल लगातार निरंतर रात को 11 बजे जाकर के अमीन फारूकी को छोड़ा गया था, तो 11 बजे तक अवैध हिरासत में रखा गया। यदि अमीन फारूकी की एफआईआर दर्ज करनी थी तो दीपक मीणा को बताना पड़ेगा, एसएसपी त्रिभुवन प्रसाद को, सॉरी एसडीएम त्रिभुवन प्रसाद को बताना पड़ेगा। सॉरी, एसएसपी का नाम मैंने गलत लिया, एसएसपी अभिलाष त्रिपाठी से मेरी बातचीत हुई। अभिलाष त्रिपाठी को बताना पड़ेगा कि एक पत्रकार जिसको गुंडों ने पीटा, विधायक और एसडीएम के इशारे पर कहने के बाद, धमकी के बाद, उसको 8 घंटे से ज्यादा 9 घंटे तक भूखा प्यासा डुमरियागंज पुलिस स्टेशन में क्यों बिठा के रखा गया? और दूसरा अहम सवाल है, अगर वो शिकायत करता था तो उसकी तत्काल उसका मुकदमा तभी कल ही 323, 500, 352, 504 और 506 के तहत क्यों नहीं दर्ज किया गया? ये बात जरा दीपक मीणा आपको बतानी चाहिए। मैंने 2 बार आपको भी कॉल किया था। मैं मेरे दोस्तों आपसे अपील करने के लिए आया हूं। अब हमारे देश के ईमानदार पत्रकारों पर हमला की शुरुआत किसने करवाई? मोहन भागवत ने क्या कहा था कि यदि 5-7 लोग मर जाते हैं तो आप इतना हवा क्यों खड़ा कर रहे हैं? मीडिया के माध्यम से एक तरीके से आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी का माई बाप है, संघ परिवार, उसके मुखिया ने इशारा किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत करने पर जेल होती है, एम्बुलेंस की कमी करने पर शिकायत पर जेल होती है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है इसको लेकर के जेल होती है, और जेल होती है कि अगर दवा की कालाबाजारी की बात कर दी। ऐसे में अमीन फारूकी ने जो बात उठाई, 8 लोगों की 13 मई को ऑक्सीजन प्राणवायु के कारण जो नरसंहार हुआ, उसको लेकर के मैं अदालतों का जिक्र करके फिर आपसे अपील करता हूं। 22 अप्रैल को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, मैं आपके माध्यम से दावा करता हूं, उसके बाद 400 से ज्यादा जो कागजों में, जिनको हम कागजों में कह सकते हैं, कागजों के मुताबिक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार कितना गंभीर है हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए। 25 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर 40 देशों से 300 टन राहत सामग्री आ गई थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर भी थे। लेकिन सरकार ने 2 मई को जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने लग गई, तब तक उस ओर ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। राजधानी दिल्ली में भी लोग ऑक्सीजन के बगैर मरे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा जो एयरपोर्ट पर हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए राहत सामग्री आ रही है, उसका उपयोग किया जाए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए जांच नहीं करवा पा रही है।
दवाई नहीं दे पा रही है, हॉस्पिटल बेड नहीं बढ़ा पा रही है, समय पर ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पा रही है, लेकिन हमारे देश के लोग मरते जा रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर, दवाई के बगैर, हॉस्पिटल में उपचार के बगैर, और जलन बगैर लकड़ी के उनकी 100 नदियों में बहाए जा रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं। और बेशर्म नरेंद्र मोदी, जिसने पहले ऑक्सीजन विदेश को बेचा, जिसने हमारे देश का वैक्सीन विदेश को भेजा, उस बेशर्म का 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नया संसद भवन और नया महल बनाने का चल रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये प्राथमिकता आपको सुननी चाहिए। अदालत में भी अदालत के लोग बोलते कि हर आदेश क्या होते हैं, कहा हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आपसे और पूरी बेंच से अपील करता हूं, ईमानदारी की बात है, अगर आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं तो ऑक्सीजन के बगैर जो हमारे देश के नागरिकों की हत्या हुई है, उन सब हरामजादों को जेल में डालो। मैं गाली दे के बोल रहा हूं जिनके कारण हमारे देश के लोगों की हत्या हुई है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में के बेंच का आग्रह करता हूं, आपने कहा यह नरसंहार है, तो नरसंहार उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन के बगैर, दवा के बगैर, एम्बुलेंस के बगैर, हॉस्पिटल में उपचार के बगैर जिनकी हत्या की गई है, उस नरसंहार को करने के लिए योगी सरकार पर मुकदमा क्यों नहीं डालते हैं? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया है, उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। किसने रोका आपको? दिल्ली में भी हाई कोर्ट ने कहा हम शुतुरमुर्ग नहीं बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, अदालत के फैसले अलग हैं और ये वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार का ये जानबूझ करके ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जैसे लगे कि अदालतें बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अदालतों ने अगर बड़ा काम किया होता तो आज नरेंद्र मोदी जेल के अंदर होता, हमारे देश का ऑक्सीजन बेच करके जेल के अंदर होता। हमारे देश में 28 मार्च 2020 को पीएम केयर का गठन करके खरबों रुपए इसमें इकट्ठा हुआ, उस पैसे को ठिकाने लगाने के कारण जेल में होता नरेंद्र मोदी। वो पैसा कहां गया, कहां ठिकाने लगाया, ये सवाल होता। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जमीनी हकीकत को नरेंद्र मोदी, आरएसएस के गुंडे, योगी के गुंडे उजागर करने वाले पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। मैं आप सब देश के प्रधानों से, ग्राम प्रधानों से अपील करता हूं, जिनके गांव में जांच करने के लिए टीम नहीं पहुंच रही है, कोरोना टीम, वो अपने अपने गांव में प्रधानों से मैं अपील करता हूं, अपने इलाके के पुलिस थाने में, और जहां पुलिस थाने नहीं है वहां पटवारी व्यवस्था के पास शिकायत दर्ज करवाए अपने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ कि जानबूझ करके हमारे देश, हमारे क्षेत्र के लोगों की हत्या करवाने के लिए कोरोना की जांच नहीं की जा रही है। जिन इलाकों में दवाई नहीं पहुंच रही है वो लोग मुकदमा दर्ज कराएं। जिन जिन गांव के लोगों का उपचार के लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, उन सबों से भी मेरा आग्रह है, उन गांव के प्रधान हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएं। और जितने भी देश के अंदर बगैर ऑक्सीजन के जिनके परिवार के लोगों की जान चली गई है, उन सब से मैं अपील करता हूं, अपने राज्य और केंद्र की सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराएं। ये कोर्ट तय करेगा, बताएगा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का काम तो केंद्र सरकार का ही है। मैं ये बात भी आप लोगों से करने के लिए आया हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं अदालत में बैठे जजों से, जब पिछली बार जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब कहा गया था कि यह मामला तबलीगी जमात का, यह हमारा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। मैं आग्रह करता हूं अरविंद केजरीवाल, तुम बताओ राजधानी दिल्ली में कि बगैर एम्बुलेंस के हॉस्पिटल न पहुंचने पर जो लोग मरे उनकी अलग सूची आप बताइए। जो लोग होम क्वारंटीन थे और घर पर ही ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी जान चली गई, उनका अलग सूची। न केवल दिल्ली की, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। देश में जो एम्बुलेंस की इंतजार में सड़कों पर जान जिनकी चली गई है, उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि सरकार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराएं। और भारत सरकार से मांग करता हूं कि एम्बुलेंस की कमी के कारण जिनकी जान चली गई उनकी अलग सूची बननी चाहिए। जो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्हें बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल में बेड के इंतजार में जिनकी जान चली गई उनकी अलग सूची बननी चाहिए। जिनको दवाई नहीं मिली, बगैर दवाई की जिनकी जान चली गई उनकी अलग सूची बननी चाहिए। और जिन लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिले और ऑक्सीजन उनका बंद कर दिया, प्राणवायु उनकी छीन ली, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, उन पर ऑक्सीजन के कारण हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो लोग होम क्वारंटीन थे, अचानक में उनका ऑक्सीजन कम हो गया और उनको ऑक्सीजन ना हॉस्पिटल में जगह मिली और ना ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले, उन लोगों की तरफ से भी मैं अपील करता हूं कि आपको हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और यही नहीं, मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, हर एक मामले में जो आपको लगता है ये हमारा अधिकार है, हमारा जांच कराने की जिम्मेवारी सरकार की,
हमारे गांव में आज क्या वीरानगी पूरे भारत के अंदर छा चुकी है। अरे हवाई जहाज से आया हुआ रोग, हर इसकी चपेट में आ गए भारत के किसान मजदूर। जब पहली बार लॉकडाउन के तो 14 करोड़ लोग पैदल चलते हुए, जिनमें लोगों के पैरों से पस निकल रहा था, गर्भवती महिलाएं चलते चलते खुले आसमान के नीचे बच्चे जम रहे थे, लोग भूख से चलते चलते मरे, गाड़ियों से कुचल के मरे, रेल से कट के मरे। 800 से ज्यादा लोगों की सूची है देश के अंदर जिनकी हत्याएं मोदी ने तब करवाई थी। और अब मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि इन सब मुकदमों को आपको दर्ज कराना है। और जो जांच का तौर तरीका है, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। आज तक का पत्रकार रोहित सरदाना आपने देखा होगा, उसने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था और उसमें नेगेटिव आया कि कोरोना नहीं है। और बाद में जब उनके लंग्स बुरी तरीके से खराब हो गए, तब सीटी स्कैन कराने के बाद पता लगा और तब सीटी स्कैन का उजागर हुआ। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आरटीपीसीआर भी धोखा दे रही है। रोहित सरदाना की हत्या सरकार की जांच की उस व्यवस्था ने करवाई, उस आरटीपीसीआर ने करवाई जिसने पहले रोहित सरदाना को नेगेटिव बताया था। इसी तरीके से हजारीबाग की नई नवेली पत्रकार, अभी नया पत्रकारिता की था पंखुड़ी सिंह ने। पंखुड़ी सिंह नई पत्रकार आई थी और क्या हुआ, पंखुड़ी सिंह जब वहां पर, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, हजारीबाग के सदर थाने जब गए तो क्या हुआ कि वहां पर आपको बताना चाहता हूं, उनकी रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट किया गया, वो नेगेटिव आई थी। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग ये देखिए कि जो हमारे देश के अंदर जिनकी आरटीपीसीआर से जांच करवा करके नेगेटिव आ रहे, बाद में कोरोना के संक्रमण से मर रहे हैं, वो लोग भी मुकदमा सरकार पर दर्ज कराएं। एंटीजन टेस्ट इस वैज्ञानिक युग में अब ये प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि गौमूत्र का पिएंगे तो आपका कोरोना नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर मैं बधाई देना चाहता हूं डीआरडीओ को, जिसका गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने 1958 में किया था। वो 10-15 दिन के अंदर हॉस्पिटल खड़ा करता है। उन्होंने कोरोना की दवाई इजाद कर दी और बहुत बड़ा काम। और आप देखिए इस युग में, वैज्ञानिक युग में, साहब ने 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति खड़ी करवा दी, ताले में बंद है। 5500 टन लोहा खा गए। हमारे देश के नायक सरदार पटेल की मूर्ति चीन से मंगवाई अपमान करवाने के लिए। तो इस वैज्ञानिक युग में ये पटेल का बड़ा पुतला बना सकते हैं, राम का बड़ा पुतला बना सकते हैं धनुष वाला, जबकि आज एटम बम वाला कोई राम अगर पैदा होता तो मंगलयान वाला राम होता। आज कोई धनुष बाण वाला राम की जो 10,000 साल पुराना मूर्ति बनाते हैं। मैं ये बात इसलिए कहने के लिए आप सब लोगों से आया हूं कि प्रत्येक ग्राम प्रधान के लोग, और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मेरी ये बात दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि एक एक गांव तक ये बात पहुंच सके देश के अंदर कि वो कौन कौन से गांव हैं जिन गांव में जांच नहीं हो रही है, वो सब मुकदमा दर्ज कराएं। और इसकी सूचना जो पढ़े लिखे युवा हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स फेसबुक पेज है हमारा, उस पर जरूर उसके साथ कमेंट जरूर लिखें। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, मैं उस पर अपलोड करूंगा अपने इस लिंक को, मैं इसलिए कर रहा हूं वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स का। और मेरे ट्विटर है भूपेंद्र रावत @भूपेंद्र_, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी संजय पारिक जी, उनके साथ मेरी बात हुई। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज सड़कों पर नहीं जाएंगे, आपके गांव-गांव नहीं जाएंगे कि बगैर ऑक्सीजन के कौन मरा, बगैर दवाई के कौन मरा, बगैर उपचार के किसकी जान चली गई, एम्बुलेंस के इंतजार में कौन मर गया, और बगैर लकड़ी के किसके शव को नदी में बहाना पड़ा या उसको रेत में ठिकाने लगाना पड़ा। ये सब, और कौन कौन है जो बगैर जांच के ही कोरोना से मर गए, और वो कौन से गांव हैं जहां कोरोना की जांच नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप शिकायत भी दर्ज कराएं पुलिस और पटवारी को, और हमारे संपर्क में बने रहें। आप शिकायत दर्ज करवाएं पटवारी को, जांच के नहीं हो रही है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये सारी की सारी शिकायतें आपको दर्ज करानी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और अपने तमाम जानने वालों तक ये बात पहुंचानी है। और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकार अमीन फारूकी की तरह जो पत्रकार है, उन पर योगी आदित्यनाथ के गुंडे इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि
मोहन भागवत ने एक तरीके से फ्री छूट दे दी और कह दिया है कि सब आप लोग मीडिया बहका रहा, बहकावे में मत आइए। और वो कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी बना के रखिए। अरे मोहन भागवत जी, आपके तो औलाद ही नहीं है, आप कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि पॉजिटिविटी बना के रखिए। जिसकी जवान बेटी मर गई, जिसका जवान बेटा मर गया, जिसका पति मर गया, जिसकी पत्नी मर गई, जिसके बच्चे मर गए, जिसके माता पिता मर गए, वो पॉजिटिविटी बना के रखेंगे मोहन भागवत जी। ये मुझे लगता है कि ये सब काम संघ परिवार कर सकता है। अफसोस की बात है कि पिता बेटा और बेटी के कंधों को अर्थी को कंधा दे रहा हो, पत्नी भी। अरे भाई, अब महाराष्ट्र में एक परिवार है जिसके सब सदस्य देहांत हो गया है। और कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं पॉजिटिविटी क्या होती है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं। और आपने वो कंगना रनौत का भी देखा होगा, इनके सब ऐसे ही मोहन भागवत की तरह हैं। वो कंगना रनौत बोली कि नाइजीरिया के हैं, उसको नाइजीरिया, उसको गंगा, और गंगा में जो शव दिख रहे हैं वो नाइजीरियन दिख रहे हैं। ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जमीर से नहीं डरते तो ऊपर वाले से डरिए। आज की तारीख में मैं बधाई देना चाहता हूं कि गुजरात के तमाम अखबार मोदी और आरएसएस की सरकार की पोल खोल जो उन्होंने शुरू की है, वो देश भर में मैं बधाई देना चाहता हूं। देश भर में दैनिक भास्कर भी बखूबी लिख रहा है और कई चैनल उसको दिखा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे अपील करता हूं, जब आप सरकार पर यह बड़ा दबाव बनाएंगे, जब आप सरकार में मुकदमेबाजी शुरू कर देंगे, उसके बाद पत्रकारों को ताकत मिलेगी। पत्रकार लिखेंगे कि कौन कौन से गांव में बिना जांच के लोग मर रहे हैं, कौन से गांव में बगैर दवाई और बगैर उपचार के, बगैर ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। ये पत्रकारों को लिखने में सुविधा होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम प्रधान अपने अपने गांव की सारी समस्या की, एक एक समस्या की अलग अलग। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, आप सबसे अपील है, आपके गांव में इस कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की जान चली गई है, वो सूचना भी जरूर आप दें। और मैं आखिरी बात करके कहना चाहता हूं, कोरोना का वायरस हमारे देश के अंदर, देश के सांसद हो, विधायक हो, आम आदमी, खास आदमी हो, धनवान हो या निर्धन हो, किसी की ताकत और कमजोरी नहीं देखता है। जिसकी देह में प्रवेश करता है उसको जरूर कष्ट पहुंचाता है। आप सब लोग कोरोना से भी बचाव करके रखें। और सरकार ने जो देश के साथ में गद्दारी करके इस समय कोरोना काल में जब लाशों का अंबार लगा हुआ है, तब 20,000 करोड़ का मोदी के सपनों का जो महल बनाया जा रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी और गांठ बांधनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।